नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम गुरु में। आज का हमारा टॉपिक है सीड एंड इट्स सोइंग, बीज और उसकी बुआई। चलिए पहले जान लेते हैं कि बीज क्या है। बीज किसी भी पौधे का मूल भाग होता है। निषेचन के बाद बीजाणु विकसित होकर बीज बनते हैं। एक बीज आवरण और एक भ्रूण से बना होता है। ठीक है, इसकी कुछ नीचे परिभाषा दी गई है, जान लेते हैं कि बीज किसे कहते हैं। बीज निषेचित एवं परिपक्व अंडाशय होता है जो बुआई के काम आकर फसल उत्पादन करने में सहायक होता है। ठीक है, अगर हम इसकी सस्य वैज्ञानिक के अनुसार इसकी परिभाषा दें तो वो क्या होगी कि पौधे का कोई भी भाग जिससे नया पौधा तैयार किया जाता है उसे बीज कह देते हैं। वनस्पति विज्ञान के अनुसार इसकी परिभाषा क्या होगी कि परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं। इसका उपयोग प्रवर्धन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो बीज क्या होता है? एक परिपक्व अंडाशय होता है जो बुआई के काम आता है। ठीक है, अब चलिए जान लेते हैं कि बीज का चयन। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ सीड। तो बीज के चयन में बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है कि हम अपनी बुआई के लिए जो है कौन से सीड का सिलेक्शन करें, तो उनमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए। ठीक है, उनके लिए क्या शर्तें होनी चाहिए। तो सबसे पहले शर्त है कि किसी विशेष प्रजाति जिसको बोना है, यहाँ पे ये खोना लिखा है, यहाँ पे कर लेना आप लोग, इसको काट दो, इसको बोना कर लेना है। यहाँ पे क्या करना है? बोना। ठीक है, चलिए तो इसको क्या करना है? बोना करना है। दूसरी इसमें क्या शर्तें हैं? उनमें अन्य बीजों का मिश्रण नहीं होना चाहिए। ठीक है, बीज में जो है किसी अन्य फसलों का मिश्रण नहीं होना चाहिए, अन्य फसलों के बीजों का मिश्रण नहीं होना चाहिए। तीसरी शर्त है कि बीज भली भांति पके हुए पूर्ण रूप से विकसित हों और गूदेदार होने चाहिए। ठीक है, बीज जो है हमारा जिसकी हम बुआई कर रहे हैं वो बिल्कुल परिपक्व होने चाहिए, मैच्योरिटी उसमें होनी चाहिए। ठीक है, तभी ठीक है, अच्छा रहेगा। और अगली शर्त है कि उनमें अंकुरण की जो है उच्च क्षमता होनी चाहिए और बीज जो हो वो ज़्यादा से ज़्यादा अंकुरित होते हों। ठीक है, अगला है कि बीज कीटों एवं बीमारियों से मुक्त होना चाहिए। बीज में हमारे किसी भी प्रकार की जो है कीट और बीमारी ना हो, इनसे मुक्त हो, तभी ठीक रहता है। अगला हम जान लेते हैं कि कल्टीवार प्रजाति क्या होती है। ठीक है, तो प्रजाति और स्पीशीज में क्या अंतर होता है कि प्रजाति जो होती है वो स्पीशीज का ही एक भाग होती है। ठीक है, प्रजाति को हम कल्टीवार भी बोल देते हैं, वैरायटी बोल देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमारा धान है तो धान की 24 स्पीशीज हैं जिसमें से 2 कल्टीवेटेड हैं, ओराजा सेवटावा और ओराजा ग्लेब्रियम। तो ये क्या है? स्पीशीज हैं। और वैरायटी क्या है? जैसे हमारी IR 8 है, ठीक है, IR 64 है, जया है, बाला है, रत्ना है। ठीक है, ये सब क्या है? इसकी वैरायटी है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि प्रजाति और स्पीशीज में क्या अंतर होता है। ठीक है, उगाई जाने वाली किस्म का संक्षिप्त नाम प्रजाति या कल्टीवार है। प्रजाति स्पीशीज का ही एक भाग होता है जिसके अपने कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। जैसे धान की प्रजातियों में IR 8, IR 64, सांबा, मैसूरी आदि के हैं। प्रत्येक प्रजाति को अपनी विशेषताएं हैं, जैसे कल्ले निकलने, लंबाई, फसल अवधि, दाने के गुण आदि के रूप में होती हैं। उनकी अपनी विशेषताएं होती हैं। ठीक है, चलिए प्रजातियों की श्रेणियां देख लेते हैं। लाइन लैगिंग विधि द्वारा कल्टीवार का प्रवर्धन बीज से होता है। जो लाइन में इसको प्रारंभिक श्रेणी है, इसकी संख्या के अंदर पैतृक भिन्नता को नियंत्रित करने एक उचित मानक एक रूपता को बनाए रखा जाता है। पादप प्रजनकों ने बीज प्रवर्धन विभिन्न प्रकार के कल्टीवार्स का प्रजनन किया है जिनके लिए पैतृक पौधे के चयन और बीज उत्पादन की विभिन्न विधियों को आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हम चलिए जान लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ सीड। सीड जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आनुवंशिक गुणों की शुद्धता के आधार पर बीजों को निम्न प्रकार से विभाजित किया गया है। जैसे सबसे पहला है हमारा न्यूक्लियर सीड। ठीक है, न्यूक्लियस सीड, नाभिकीय बीज। तो नाभिकीय क्या होता है? ठीक है, अब हम जान लेते नाभिकीय बीज संकरण, म्यूटेशन एवं चुनाव सिलेक्शन विधि से जो
बीज प्राप्त होते हैं उसे नाभिकीय बीज कहते हैं। ठीक है, यह बीज प्रजनक यानी कि ब्रीडर द्वारा उत्पादित किया जाता है। ठीक है, यह प्रथम श्रेणी का बीज होता है जो बहुत कम मात्रा में पैदा होता है। ठीक है, और यह बीज 100% आनुवंशिक व भौतिक रूप से शुद्ध होता है। इनकी जो जेनेटिक प्योरिटी और फिजिकल प्योरिटी जो होती है वो 100% होती है। कितनी होती है? 100% होती है, 100% होती है। और यह बीज प्रजनक संस्था अथवा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया जाता है। इस बीज के लिए जो पात्र प्रजनक वंशावली प्रमाण पत्र जारी करता है, यह बीज बाजार में नहीं बेचा जाता है। ठीक है, इससे हम जो है अन्य बीज पैदा करते हैं। ठीक है, इसे जो है वो ब्रीडर सीड का जनक कहते हैं। जो ब्रीडर सीड हमारा है वो इसी से तैयार किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम जान लेते हैं ब्रीडर सीड, जनक बीज। ठीक है, जनक बीज जो है वो हमारा नाभिकीय बीज द्वारा उत्पादित किया जाता है। किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? न्यूक्लियस सीड के द्वारा। इसकी आनुवंशिक गुणवत्ता लगभग 100% होती है। इसकी जो जेनेटिक प्योरिटी और फिजिकल प्योरिटी होती है वो भी क्या होती है? न्यूक्लियस सीड के समान ही होती है, 100% होती है। ठीक है, बीज भी प्रजनक द्वारा तैयार किया जाता है और इन बीजों को बोने पर 5 से 6 वर्षों तक आनुवंशिक शुद्धता कायम रहती है। यह भी प्रथम श्रेणी का बीज होता है। इस बीज के थैले पर पीला टैग लगा होता है। ठीक है, कौन सा टैग लगा होता है? पीला टैग, गोल्डन टैग लगा होता है। ठीक है, गोल्डन टैग लगा होता है, सुनहरी पीला टैग लगा होता है। इसमें पीला लिखा है, आप सुनहरी पीला कर लेना। ठीक है, इसको कर लेना सुनहरी पीला टैग, सुनहरी पीला, इसको गोल्डन टैग बोलते हैं इंग्लिश में, गोल्डन टैग। ठीक है, तो हमारी जो प्रमाणिकल संस्था होती है वो कौन सा टैग इस पे होता है? देती है, सुनहरी पीले रंग का टैग लगा होता है इसकी पैकिंग पर। ठीक है, अगला है हमारा आधार बीज, फाउंडेशन सीड। यह बीज प्रजनक बीज की संतति होता है। ठीक है, जो हमारा ब्रीडर सीड है उससे जो तैयार किया जाता है फाउंडेशन सीड। ठीक है, ये बीज किसानों के खेतों में बीज उत्पादन एजेंसी तथा बीज प्रमाणीकरण एजेंसियों की देखरेख में तैयार होता है तथा बीज के मानकों को ध्यान में रखकर इसका उत्पादन किया जाता है। इसमें जो है आनुवंशिक शुद्धता जो है वो 98 यानी कि 98% होती है। ठीक है, इस बीज की पैकिंग में सफ़ेद रंग का टैग लगा होता है, वाइट टैग लगा होता है। ठीक है, कौन सा टैग लगा होता है? वाइट टैग लगा होता है। ठीक है, और आधारीय बीज जनक बीज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए बीज संस्थाओं, राष्ट्रीय बीज निगम, राज्य बीज निगम, तराई बीज विकास निगम, राष्ट्रीय एवं राज्य कृषि अनुसंधान संस्थान, राज्य कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आदि द्वारा उत्पादित किया जाता है। ठीक है, इसमें कौन सा टैग लगा होता है? सफ़ेद टैग। हम पहचान जाएंगे ये सफ़ेद टैग लगाओ तो हम जान जाएंगे कौन सा सीड है, फाउंडेशन सीड है। ठीक है, अगला है हमारा, इसमें नहीं दे रखा है लेकिन आप लोग लिख लेना, एक और होता है रजिस्टर सीड। ठीक है, पंजीकृत बीज, रजिस्टर्ड सीड। ठीक है, यहाँ पर इसमें मेंशन नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, लिख लेना। हिंदी में इसको बोलते हैं पंजीकृत। ठीक है, यह आधार बीज की संति होती है। ये किससे तैयार किया जाता है? आधार बीज से। लेकिन इस प्रकार के बीज का जो भारत में तैयार नहीं किया जाता है, इस वजह से इसमें नहीं लिखा है। इस बीज की पैकिंग पर जो है वो बैगनी रंग का टैग लगा होता है। कौन सा टैग होता है इस पर? रजिस्टर सीट पे पर्पल टैग होता है। ठीक है, ध्यान रखना, हम पर्पल टैग होता है। अगला हमारा सर्टिफाइड सीड। ठीक है, यानी कि प्रमाणित बीज। प्रमाणित बीज यह आधार बीज की संतति होती है। ठीक है, यह जो प्रमाणित बीज है, सर्टिफाइड सीड है, ये हमारी आधार बीज से तैयार किया जाता है। ठीक है, यह बीज उत्पादन एजेंसियों द्वारा किसान के खेतों में तैयार किया जाता है। बीज प्रमाणीकरण संस्था इसके मानकों को नियंत्रण करती है। इस बीज की पैकिंग पर नीले रंग का टैग लगा होता है। ठीक है, जो हम जो किसान हैं
वो किस बीज की बुआई करते हैं, वो इसी सीड की बुआई करते हैं, ठीक है, जिसमें नीले रंग का टैग लगा होता है सर्टिफाइड सीड। ये बीज जो है वो किसानों को बोने के लिए उपलब्ध कराया जाता है। जो किसान जिसकी बुआई करते हैं, जो किसानों को बोने के लिए उपलब्ध कराया जाता है, वो यही सीड होता है, सर्टिफाइड सीड होता है, ठीक है। और इसमें जो प्रमाणीकरण संस्था किस रंग का टैग लगाती है, नीले रंग का टैग लगाती है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना। अगला है हमारा ट्रूथफुल सीड। ये बीज किसी भी बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा प्रमाणित नहीं होता है। इस बीज की अंकुर क्षमता तो बहुत शुद्ध मानकों के अनुरूप होती है, परंतु अनुवांशिक गुणवत्ता पर सदैव संदेह रहता है, इसलिए इसे न्यूनतम स्तर का बीज भी कहते हैं, ठीक है। ऐसे जो आप अगले दे रखे हैं कुछ गुणवत्ता युक्त बीज, ये वह शुद्ध बीज जिसकी अंकुरण क्षमता अधिक हो, भौतिक दशा आकर्षक हो, जो बीमारियों, कीटों, खरपतवार के बीजों व अन्य फसल प्रजातियों के बीज तथा अन्य पदार्थों से मुक्त हो, गुणवत्ता युक्त बीज कहते हैं, ठीक है। बीज एवं दाना में अंतर, ठीक है। तो सबसे पहले बीज तो हम जानते हैं कि वे बीज जिन्हें संवर्धन यानी कि मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रयोग किया जाता है, उन्हें बीज कहते हैं, ठीक है। और जिनका जानवरों को खिलाने अथवा मानव उपयोग किया जाता है, उन्हें दाना कहते हैं। जिनका उपयोग जो है जानवरों को खिलाने तथा मानव के उपयोग के लिए किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, दाना कहते हैं, ठीक है। अब हम जान लेते हैं बीज एवं दाने में अंतर, ठीक है। बीज और दाने में क्या अंतर होता है, ठीक है। बीज वैज्ञानिक विधि द्वारा तैयार किया जाता है, जिसको सही ढंग से उपचारित, पैक, चिन्हित एवं उचित ढेर प्रदर्शित करता है, ठीक है। जबकि दाना क्या होता है, वह दाना जो खाने के लिए प्रयोग होता हो, हाथ से साफ किया गया हो, लेकिन चिन्हित ना हो, इसमें कोई चिन्हित करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ना इतनी सावधानी बरतनी पड़ती, ना इतने इसमें कोई वैज्ञानिक विधि द्वारा कुछ ऐसा नहीं किया जाता है, ठीक है। जो हम जनरली हमारे घर पे जो खाने के लिए हम यूज करते हैं, उसको हम दाना बोल देते हैं, ठीक है। और जो बुआई के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उसको हम बीज कह देते हैं। बीज एक निश्चित कार्यक्रम का परिणाम होता है, ठीक है। और दाना एक व्यापारिक उत्पाद का भाग हो, जो खाने के लिए उगाया जाता है, ठीक है। बीज एक निश्चित कार्यक्रम का परिणाम होता है, और ये क्या होता है, व्यापारिक उत्पाद का भाग हो, जो खाने के लिए उगाया जाता है, ठीक है। बीज में खरपतवार के बीज, अन्य फसलों के बीज तथा नमी नहीं होती। जो हमारा सीड होता है, जैसे हम बुआई करते हैं, उसमें जो है किसी भी प्रकार के बीज, अन्य फसलों के बीज तथा नमी जो है वो नहीं होती है ज़्यादा, ठीक है। दानों में किसी प्रकार का परीक्षण नहीं किया जाता है, ठीक है, कि हाँ इसमें कितनी सीड हैं खरपतवार के, कितनी नमी है, इतना कोई ज़्यादा नहीं लिया जाता, उसको हम खाने के पर्पज से यूज करते हैं, ठीक है। अगला है कि बीज को अंकुरण क्षमता अधिक होती है, ठीक है। इसमें अंकुरण क्षमता का कोई मानक नहीं होता है। हमारा जो अब जिसको हम खाने के लिए यूज कर रहे हैं, उसमें कोई मानक नहीं होता है कि यहाँ इसमें है कि नहीं है। यहाँ पर इसकी बीजों की अंकुरण क्षमता अधिक होती है, ठीक है। अगला इस पॉइंट देख लेते हैं। बीज में सरकारी तथा बीज प्रमाणित संस्था की देखरेख में इनका उत्पादन किया जाता है। इसका किसी भी देखरेख में उत्पादन नहीं होता है, ठीक है। बीज में अगला है छठा पॉइंट, बीज में गुणवत्ता का स्तर ज्ञात होता है। बीज में जो क्वालिटी का लेवल होता है वो हमें ज्ञात होता है, ठीक है। और जो दाना में, इसमें गुणवत्ता का स्तर नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। चलिए हम जान लेते हैं अच्छे बीज की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड सीड। अच्छे बीज की क्या विशेषताएं होती है, हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। तो अच्छे बीज की जो है निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। जैसे नंबर 1, भौतिक शुद्धता, फिजिकल प्योरिटी ऑफ सीड, ठीक है। बीजों में अन्य फसल के बीज, खरपतवारों के बीज, कंकड़ पत्थर, फसल के अवशेष, मिट्टी, धूल आदि से पूर्णतः मुक्त होने चाहिए। बीजों की भौतिक शुद्धता का प्रतिशत निम्न प्रकार से ज्ञात करते हैं, ठीक है। जैसे फिजिकल प्योरिटी परसेंटेज, उसका फार्मूला क्या होता है, शुद्ध बीजों का वजन बटा नमूने के लिए बीजों का वजन इंटू 100, ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। तो उसकी जो अच्छा बीज होता है, उसकी फिजिकल प्योरिटी जो होती है
वो कैसी होती है, ठीक उसमें जो है किसी प्रकार के जो अन्न, बीज, कंकड़ पत्थर, फसल के अपसेट, धूल, इनसे जो है वो मुक्त होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तभी हम उसको अच्छा बीज मानेंगे। ठीक है, बहुत तब कहेंगे हम ये भौतिक रूप से शुद्ध है, इसमें किसी अन्य प्रकार के जो है कंकड़ पत्थर, बीज कुछ नहीं है। ठीक है, तब हम कहेंगे ये बीज शुद्ध है, बढ़िया है। ठीक है, अच्छा बीज है। अगला है हमारा बीजों की आनुवंशिकताएं एवं प्रजातीय शुद्धता, जेनेटिक एंड वेराइटल प्योरिटी ऑफ सीड। ठीक है, बोए जाने वाले बीज की आनुवंशिकता शुद्ध होनी चाहिए। ठीक है, जो बीज हम बो रहे हैं तो उसकी आनुवंशिक शुद्धता है वो होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। ठीक है, अर्थात जिस प्रजाति के बीज को बोने के लिए प्रयोग किया जा रहा है उसमें अन्य प्रजाति के बीजों का मिश्रण होना चाहिए। यदि बीज में अन्य प्रजातियों के बीज मिश्रित होते हैं तो उनकी पहचान निकाल कर अलग कर देना चाहिए। किसी प्रजाति की प्रमुख विशेषताओं के अतिरिक्त बीज या पौधे या रोग कहलाते हैं। ठीक है, अगर मान लो सीड है, उसमें अन्य कोई हमारा मान लो किसी क्रॉप का सीड है तो एक प्रजाति का सीड है, अगर उसमें अन्य प्रजाति का अगर सीड आ जाएगा तो उस पौधे को हम रोग कह देंगे। ठीक है, और उस पौधे को निकालने की क्रिया को हम रोगिंग बोल देते हैं। ठीक है, अगला है हमारा बीजों का बाह्याकार एवं रंग। ठीक, किसी प्रजाति विशेष जिसके बीजों का प्रयोग बुआई के लिए किया जा रहा है उसका आकार, प्रकार एवं रंग एक समान होना चाहिए। ठीक है, बीजों का आकार छोटा होने से क्या है कि पौधों की वृद्धि एवं विकास कम हो जाती है। स्वस्थ एवं पूर्ण विकसित पौधों में बालियां अविकसित तथा कमजोर पौधों की अपेक्षा 15 दिन पूर्व निकल आती है। इसके अतिरिक्त पौधे की वृद्धि कम होने से रोग एवं कीटों के प्रकोप की संभावना क्या होती है, अधिक रहती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना। बीजों का आकार एवं उसके अनुसार बीजों की आकृति, आकार, रंग अध्ययन आवर्धक लेंस द्वारा किया जा सकता है। जो मैग्नीफाइंग लेंस होता है उसके द्वारा इसकी जो आकृति, रंग का जो है आवर्धक कर सकते हैं। ठीक है, जो अधिक सूक्ष्म आकार के जो बीजों का अध्ययन है वो पराबैंगनी किरणों, अल्ट्रावायलेट जो रेड हैं उनके द्वारा करते हैं। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं कि बीजों की अंकुरण क्षमता। ठीक है, उत्तम गुणवत्ता बीजों की अंकुरण क्षमता अधिक होती है क्योंकि फसल की बुआई करने पर बीज की मात्रा का निर्धारण बीजों की क्षमता के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है अंकुरोत्पत्ति का, अंकुरित बीजों की संख्या बटा कुल बीजों की संख्या × 100, इसका फार्मूला होता है। अब अगला है हमारा 5वां पॉइंट, बीजों में नमी की मात्रा, मॉइस्चर कंटेंट इन दी सीड। ठीक है, बीजों की अंकुर क्षमता पर नमी का सीधा संबंध होता है। यदि बीज अधिक सूखे हैं तो बीज के अंदर उपस्थित गुण की मृत्यु हो सकती है। इसके विपरीत यदि बीजों में नमी की मात्रा अधिक है तो बीज में अनेक प्रकार के फफूंदी रोगों का प्रकोप होकर अंकुरण क्षमता नष्ट कर देगा। और उसमें नमी ज़्यादा है तो उसमें फफूंदी लगेगी। ठीक है, जो क्या है उसकी अंकुरण क्षमता को नष्ट कर देगी। धान तथा सब्जियों के बीजों में पकने के समय बीजों में नमी की जो मात्रा है 30 से 40% होती है पकते समय। अतः इन बीजों को भंडारण करने से पूर्व अच्छी तरह से जो है सुखाकर बीजों में जो नमी की मात्रा वो 10 से 10% रह जाए तब इसका भंडारण करना चाहिए। तो कटाई के समय कितनी होना चाहिए, 30 से 40, और इसको जो हम इसको स्टोरेज करेंगे तब इसमें जो नमी का कंटेंट होना चाहिए वो 10 से 12% होना चाहिए। अन्यथा क्या होगा, उसमें फफूंदी लग जाएगी, आपका सीड खराब हो जाएगा, उसकी जेनेटिक जो प्योरिटी है वो भी क्या होगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगला हमारा है बीजों की रोग मुक्तता, डिजीज फ्री सीड। ठीक है, बीज जो है सदैव रोग मुक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें कई प्रकार की डिजीज लगी हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बीमारियों के जीवाणु बीजों की सतह पर चिपके रहते हैं जो देखने पर दिखाई नहीं देते हैं, उसके अंदर होंगे। यदि इन बीजों की बुआई कर दी जाए तो अंकुर प्रभावित हो जाता है, साथ ही साथ फसल की रोगग्रस्त होकर उपज कम प्राप्त हो जाती है। अगर हमें उसमें किसी प्रकार के जो है रोग नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होगा तो उपज क्या है हमारी कम हो जाएगी। ठीक है, अगला है हमारा बीज की जीवन क्षमता, वायबिलिटी ऑफ सीड। किसी भी फसल की जीवन क्षमता एक निश्चित समय तक होती है, ये नहीं कि अनिश्चित समय तक होती है, एक निश्चित समय होता है, उसका एक टाइम होता है। अधिक दिनों तक भंडारित किए गए बीजों का अंकुरण कम
तथा समाप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त बीज का गुण किसी कारण से क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसकी जीवन क्षमता क्या होती है, समाप्त हो जाती है। इसके साथ साथ बीज कट जाने, सलगड़ जाने, रोग से प्रभावित हो जाने अथवा भंडारण के दोषों के कारण बीजों का गुण अपने जीवन क्षमता को नष्ट कर देता है। उसमें कोई जो कट जाए कहीं से या सड़ गल जाए, ठीक है, या किसी रोग से प्रभावित हो जाए तो उसकी इन दोषों के कारण जो बीज का भूण है वो अपनी जीवन क्षमता को नष्ट कर देता है। तो बीजों के बोने के पूर्व उसकी जीवन क्षमता ज्ञात करना आवश्यक है। हम पहले टेस्ट कर लेंगे इसकी वायबिलिटी को, ठीक है। अगला 8वां क्या है हमारा, बीजों की सुस्तावस्था, डोरमेंसी ऑफ सीड। तो डोरमेंसी क्या होती है, मान लो कुछ अनुकूल परिस्थितियाँ होते हुए भी क्या है, बीज जो है वो किसी कारणवश जर्मिनेट नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं डोरमेंसी, ठीक है, सीड की डोरमेंसी। तो कुछ प्रकार के बीजों में कुछ समय के लिए जो सुस्तावस्था होती है, ठीक है, इस प्रकार के बीजों के अंकुरण के लिए उपयुक्त दशाएं होने पर भी अंकुरण नहीं होता है, ठीक है, जैसे मैंने बताया था। अब उपयुक्त दशा क्या है, हमारे सीड को जर्मिनेट के लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए। अब इनके होते हुए भी जब जो है सीड जर्मिनेट नहीं होता है तो उसको हम बोल देते हैं डोरमेंसी, ठीक है। और इस प्रकार के सीड बोलते हैं सीड डोरमेंसी, ठीक है। तो बीजों की इस अवस्था को सुस्तावस्था कहते हैं, ठीक है। जब उसमें उसके अनुकूल, बीज के अनुकूल जो है दशाएं होती हैं फिर भी बीज जो है वो जर्मिनेट नहीं होता है तो बीजों की इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, सुस्तावस्था या डोरमेंसी कह देते हैं। तो बीजों में सुस्तावस्था जो है वो निम्न कारण से होती है, बीज में वृद्धि कारक हार्मोन्स की अनुपस्थिति, कुछ हार्मोन्स होते हैं उनकी वजह से उसमें डोरमेंसी आ जाती है, ठीक है। बीजों में अंकुरण निरोधी कारकों जैसे ग्रोथ इनहिबिटर की उपस्थिति कारण होता है। बीजों का जो बीजावरण होता है वो जो है कठोर हो जाना, जिसमें बीजों में ऑक्सीजन तथा पानी का प्रवेश बीज के अंदर नहीं हो पाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सोइंग। अब हमने बीज के ऊपर चर्चा कर ली, अब करेंगे हम सोइंग। उपयुक्त जमाव अधिक उपज की प्रथम आवश्यकता है, ठीक है। अगर जमाव अच्छा होगा तो उसकी उपज भी क्या होगी, अच्छी होगी। यह समय बीज डालने की गहराई, बीज बोने की विधि तथा बीज शोधन पर निर्भर करता है। और किस पर निर्भर करता है, ये इसका टाइम पर है कि किस समय पर हम बीज की बुआई कर रहे हैं, ठीक है। उसकी बीज को जो बो रहे हैं उसकी गहराई कितनी है, बोने की विधि कौन सी विधि से बो रहे हैं, उसका शोधन कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इन बातों पर निर्भर करती है उसकी, ठीक है, उपज। तो हम 1 बाय 1 इसको डिस्कस कर लेते हैं। बुआई का समय से पूर्व बुआई करना लाभदायक नहीं है, ठीक है। अगर मान लो अब उसका जब बुआई का समय है उस समय आप उसकी बुआई नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन घट जाएगा। जैसे समय से बुआई करना लाभदायक नहीं है, समय से बुआई करना लाभदायक है। जैसे वर्षा पर आश्रित मूंगफली को यदि जून में बुआई कर दी जाए तो फसल नष्ट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि जून के द्वितीय सप्ताह से जुलाई के द्वितीय सप्ताह तक काफ़ी सूखा रहता है और नमी का वाष्पीकरण खाली जमीन में तापीय ऊर्जा के कारण अधिक होता है। किंतु कुछ परिस्थितियों में फसल के जल्दी बोने से लाभ होता है। रबी वाले ज्वार को यदि नवंबर की बजाय सितंबर में अक्टूबर में बोया जाए तो उपज बढ़ती है क्योंकि नमी की उपलब्धता बढ़ जाती है, ठीक है। अब अगला है हमारा देर से बुआई, डिले सोइंग। बुआई में देरी से उपज में गिरावट निश्चित है। वर्षा पर आश्रित ज्वार को बुआई यदि जून के बाद की जाती है तो उपज कम हो जाती है। इसी प्रकार अरहर और सोयाबीन की उपज घटती है। किसी कारण से देर से बुआई करने की दशा में 25% अतिरिक्त बीज का प्रयोग करने से फसल की उपज पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर हमारी बुआई अगर लेट भी हो जाती है तो उसमें हम सीड की मात्रा जो है 25% बढ़ा दें। जैसे मान लो हमारे गेहूँ में 100 किलोग्राम सीड लग रहा है तो हम 125 किलोग्राम सीड डाल लें अगर हमारी लेट बुआई हो गई है, ठीक है। तब उसमें इतना ज़्यादा आपको विशेष प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि लेट बुआई करने पर उतना अच्छा जो है जर्मिनेशन नहीं होता है जितना कि समय पे होता, ठीक है। अगला है हमारा बुआई का उपयुक्त समय तो हो गया है।
बुआई की गहराई, ठीक है। डेप्थ ऑफ सोइंग ये डबल हो गया, कोई नहीं। बीज की गहराई भी फसल की सफलता के लिए आवश्यक है। असमान गहराई पर बोने से फसल का जमा भी असमान हो जाता है। अगर हम इसकी असमान गहराई पे बोएंगे तो उसका जो जमाव भी होगा क्या होगा, असमान होगा। अगर मान लो गहराई में ज़्यादा बोगे तो देर से जमेगा, ठीक है। इससे फसलों आकार और आयु में जो है भिन्न होंगी। अब उनके जो आकार है, उनकी आयु है, वो भी क्या होगी, भिन्न होगी। और उनके एक साथ पकने से कटाई में कठिनाई आएगी। यदि बुवाई गहरी की जाती है तो पौधों की संख्या में कमी आ जाती है और खेत में पौधे रहने से खाली स्थान रह जाता है। अगर अधिक उथली या गहरी जुताई से बीज का जमाव अच्छा नहीं होता है। इन दशाओं में खरपतवार की समस्या भी बढ़ जाती है। अगर उनका जमाव ठीक नहीं होगा, ठीक है, स्पेस बच जाएगा। जब स्पेस खाली स्थान बचेगा तो उसमें क्या होगा, खरपतवार बढ़ जाएंगे। इसीलिए फसल का उचित गहराई पर बोना आवश्यक है, ठीक है। ये फैसल लग गया है कि फसल होना चाहिए। बोने की उपयुक्त गहराई बीज के आकार, बीज में उपस्थित खाद्य पदार्थ, गुणागुचोल अथवा कोलेट्रॉल की लंबाई और मिट्टी की नमी पर निर्भर करती है। जो बड़े बीज होते हैं वाली फसलों हैं, जैसे मूंगफली है, अंडी है, सूरजमुखी है आदि की बुवाई जो 6 सेंटीमीटर गहराई तक की जा सकती है। छोटे बीज वाली फसलों जैसे तम्बाकू है, रोगी, रागी है, तिल है आदि की बुवाई जो है जितना संभव हो उथली करनी चाहिए। जो बड़े बीज होते हैं उनको थोड़ा गहराई में बो देते हैं और जो उथले बीज होते हैं, जो छोटे बीज होते हैं उनकी बुवाई जो है उथली की जाती है, ठीक है। कम जैसे 3 सेंटीमीटर तक करते हैं छोटे बीज की और उसकी लगभग 6 सेंटीमीटर तक। यदि बीजों की बुवाई अधिक उथली की जाती है तो मिट्टी सूख जाने के कारण नमी के अभाव में अंकुरण नहीं हो पाता है। जो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, आमतौर पर बीज के आकार अथवा व्यास के 3 से 4 गुना अधिक गहराई पर बीज बोना चाहिए, ठीक है। अधिकांश फसलों की बुआई की उपयुक्त गहराई क्या होती है, 3 से 5 सेंटीमीटर की। ज्वार, बाजरा और तिल आदि छोटे बीज वाली फसलों को 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई तक बोया जाता है। तंबाकू का बीज 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर बुआई बोना चाहिए, ठीक है। बीज छिड़कने बाद मृदा सतह को बराबर करने पर यह गहराई प्राप्त हो जाती है। अब हमारा अगला पढ़ेंगे मेथड ऑफ सोइंग, बुआई के तरीके, ठीक है। तो पहला है हमारा डायरेक्ट सोइंग और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा पौधरोपण, प्लांटेशन, ठीक है। चलिए अब हम डायरेक्ट में कुछ पढ़ते हैं। जो डायरेक्ट जिनकी ट्रांसप्लांटिंग में डायरेक्ट बुआई की जाती है तो उसमें हमारा पहला मेथड है ब्रॉडकास्टिंग यानी कि छिटकवा विधि से। इसमें हम क्या है, बीजों को ऐसे ही छिटक कर बुआई कर देते हैं, ठीक है। छिटकवा बुआई में बीज को बिखेर कर पाटा चला जाता है। हाथ से हम बीज को जो है अपने पूरे खेत में बुआई कर देते हैं, ठीक है। यह बुआई की जो है पुरानी विधि है। आदि मानव ने शायद पेड़ से बीज चढ़कर उगते देखकर यह विधि अपनाई होगी, ठीक है। इस विधि की कई हानियां हैं, जैसे बीज बराबर दूरी पर नहीं पड़ते हैं, गहराई भी असमान रहती है, इसके लिए जमाव ठीक नहीं होता है। यदि नमी अधिक रहती तो ऊपर बीज जल्दी जो बड़े बीज हैं वो जल्दी जम जाते हैं और यदि नमी नहीं होती है तो बरसात या नमी मिलने पर देर से निकलते हैं, ठीक है। इसका फ़ायदा ये होता है कि बुआई जो है जल्दी हो जाती है शीघ्रता से, फ़ायदा ये है। लेकिन खरपतवार की समस्या बढ़ जाती है, उनका नियंत्रण करने में कठिनाई होती है, ठीक है। अगला है हमारा लाइन सोइंग, फसल को पंक्तियों बोने के लिए। अब उनको फसल में पंक्तियों बोने के लिए निम्न विधियाँ हैं, जैसे समतल खेत में बुआई। समतल खेत में फसल की बुआई निम्न 3 विधियों से प्रयोग की लाई जाती है। समतल खेत में बुआई करते हैं उसकी भी कई विधियाँ हैं, 3 हैं। देसी हल के पीछे बुआई, डिबलर द्वारा और सीडर द्वारा। देसी हल के पीछे बुआई में देख लेते हैं। इस विधि से फसल की बुआई अति प्राचीन काल से होती आ रही है। इस विधि में एक आदमी जो है देसी हल की सहायता से कूड़ बनाता है तथा दूसरा आदमी बीजों को कूड़ में डालता रहता है, ठीक है। संपूर्ण खेत की बुआई संपन्न हो जाने पर खेत में अच्छी तरह से पाटा लगा दिया जाता है। इस विधि में हल में जो है नाई या चोंगा बांधकर भी प्रयोग किया जाता है। नाई या चोंगा बांधकर बुआई करने पर एक आदमी दोनों ही कार्य कर लेता है। एक आदमी के जो है दोनों कार्य करता है, इसमें 2 आदमी की आवश्यकता नहीं होती है। इस विधि द्वारा बीजों को एक समान गहराई पर डाला जा सकता है। अगला विधि है डिबलर द्वारा, ठीक है। डिबलर लोहा या लकड़ी से तैयार यंत्र होता है जिसमें फ्रेम
में लोहे की खूंटियाँ लगी रहती हैं जिनका प्रयोग बुआई के लिए किया जाता है। इन खूंटियों की लंबाई 5 से 7 सेंटीमीटर होती है। प्रायः फ्रेम में खूंटियों की संख्या 3 होती है। इन खूंटियों में पंक्ति से पंक्ति से दूरी, खूंटी की दूरी की फसल की अवस्था दर कम या अधिक रखी जाती है। ठीक है, इस विधि में क्या होता है कि बीज जो है कम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इस विधि से बुआई करने पर जो लागत और समय अधिक लगता है। ठीक है, लेकिन बीज की मात्रा क्या होती है, वो कम लगती है। बीज कम मात्रा में आवश्यकता होती है और इसमें पौधे से पौधे दूरी को क्या है, समान रखी जाती है। अगला सीडर, जैसा आप लोग देखा होगा सीडर द्वारा आप बुआई करते होंगे। बीजों को, ये बाजो लिखा है यहाँ पे, बीजों को बोने से लिखा होना चाहिए। बीजों को बोने वाली मशीन को सीड ड्रिल कहते हैं। ये सीड ड्रिल बैलों अथवा ट्रैक्टर चालित दोनों तरह के होते हैं। आजकल फर्टिकम सीड ड्रिल का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें क्या है कि फर्टिलाइजर को भी साथ में डाला जाता है और बीज को भी। ठीक है, इन सीड ड्रिल से उर्वरक एवं बीज को एक साथ बुआई की जाती है। बुआई होने के पश्चात उर्वरक ये बीज ढकने का कार्य इसी यंत्र की सहायता से एक साथ भी हो जाता है। ठीक है, अगला है मेड़ों पर बुआई। जड़ तथा कंद या प्रकंद वाली फसलें जैसे आलू, अरवी, मूली, सलजम, अदरक, हल्दी आदि की बुआई समतल खेत में करने के पश्चात इन पर फावड़े की सहायता से, ठीक है, मिट्टी जड़ा दी जाती है। इस विधि से बुआई करने में मेड़ों की मिट्टी ढीली हो जाने के कारण पौधों के भूमिगत भाग की वृद्धि में सुविधा होती है। गन्ना की फसल के गिरने से बचाने के लिए नालियों में बुआई की जाती है। इसके पश्चात मेड़ों की मिट्टी गिराकर नालियों में डाल दी जाती है। ठीक है, तो इसमें जो आलू है, अरबी है, मूली है, सलजम है, गन्ना है, इनकी बुआई जो की जाती है। अगला है हमारा प्लांटेशन, पौधरोपण। तो इसमें हमारा पहला है वनस्पतिक भागों का रोपण। कुछ फसलों की बुआई उनके वनस्पतिक भागों जैसे जड़, तना आदि को काटकर की जाती है। जैसे गन्ना में क्या है, और दूसरा घास है। आलू, शकरकंद, अरबी आदि की बुआई तने के टुकड़ों, जड़ युक्त तने के टुकड़ों अथवा कंद, प्रकंद आदि के का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें गन्ने का क्या होता है, टुकड़ा लगाया जाता है जिनको सेट बोलते हैं। सेट्स 1 हेक्टेयर में लगभग 35,000, 3 आग वाले 35,000 40,000 सेट लगते हैं। आलू में, आलू क्या वो तना ही तो उसका होता है मॉडिफाइड स्टेम, तो उसकी बुआई करते हैं। ठीक है, प्रकंद फंडिंग के द्वारा। अगला है हमारा ट्रांसप्लांटिंग। जब साल में एक ही खेत पर एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं तब प्रत्येक फसल के समय में कमी करनी पड़ती है। ठीक है, प्रारंभ में पौध की वृद्धि बहुत धीमी होती है और उनकी कोमलता को देखते हुए अधिक देखरेख करनी पड़ती है। छोटे बीज वाली जो फसलें हैं, तंबाकू, मिर्च, टमाटर आदि बहुत उतली हो जाती हैं और उचित अंकुरण के लिए बार बार पानी देना पड़ता है। इन बीजों को यदि अधिक क्षेत्र में बोया जाए तो देख रेख में, खासकर पानी लगाने में, निराई करने और बीमारियों की रोकथाम करने में कठिनाई होती है। इसीलिए इन बीजों को एक छोटे स्थान, जिसे नर्सरी या पौधघर कहते हैं, में बोया जाता है। बढ़ने पर इन्हें उखाड़कर खेत में रोपाई कर दी जाती है। पहले हम सीड को बोकर नर्सरी तैयार कर लेते हैं, फिर उन नर्सरी को निकाल कर अपने खेत में रोपाई कर देते हैं। ठीक है, रोपाई के अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए पौधे की उचित आयु होनी चाहिए। ठीक है, और उन्हें उचित गहराई पर रोपा जाना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि अब उनका लगभग धान है, जैसे धान में लगभग उसको 1 महीने की 25 से 30 दिन की जब नर्सरी हो जाए तब उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। ठीक है, अब हमारा टाइप ऑफ सोइंग कि जिसे ड्राई सोइंग, सूखी बुआई अधिकतर काली मृदाओं में की जाती है क्योंकि बरसात के बाद जो बुआई में कठिनाई होती है। ठीक है, खेत की तैयारी गर्मी की वर्षा के बाद कर ली जाती है और वर्षा होने की संभावना 7 से 10 दिन पहले बीज की बुआई कर दी जाती है। वर्षा के बाद बीज का अंकुरण होने लगता है। इस विधि से वर्षा के जल का सक्षम उपयोग। अगला है पेट सोइंग, गीली बुआई। गीली यानी कि गोली लिखा है, सॉरी यहाँ पे काट लेना, यहाँ पे गीली होना चाहिए। ठीक है, ये गीली होना चाहिए, यहाँ पे ठीक कर लेना। चलिए, तो गीली बुआई से अधिक जो है प्रचलित विधि है। बुआई के लिए कम से कम 20 मिलीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, यानी पानी की। बरसात के 2 या 3 दिन बाद बुआई का प्रारंभ करना चाहिए और 2 से 3 दिन तक चालू रहनी चाहिए। बरसात और बुआई के अंतराल में कुछ नमी की जो हानि हो सकती है। ठीक है, सीड ट्रीटमेंट। बीजों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार से उपचारित किया जाता है। जैसे किसके लिए उपचार किया, जैसे
बुआई में आसानी हो, इसके लिए कीटों और बीमारियों का नियंत्रण करने के लिए उसमें कोई कीट लगाए रोग हो तो उससे क्या नियंत्रण हो जाता है, इसलिए करते हैं सीड ट्रीटमेंट। या उसके जर्मिनेशन में सुधार करने के लिए राइजोबियम कल्चर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। बुआई में आसानी, अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बुआई में आसानी, बीजों के विशेष गुणों के कारण कभी कभी बोने में कठिनाई आती है। ठीक है। कपास के बीजों में रेशे के कारण जो बुआई में कठिनाई आती है, इनका उपचार इस प्रकार किया जाता है कि रेशे के बीज, जो रेशे हैं वो बीज से चिपक जाएं और बीज एक दूसरे से चिपके नहीं, एक दूसरे से नहीं चिपके और रेशे जो है बीज से चिपक जाएं और बीज एक दूसरे से चिपके नहीं। इसके लिए गोबर और मिट्टी के घोल के साथ जो बीज को मसल दिया जाता है। ठीक है। रेशे को इसके बाद सांद्र गंधक के अम्ल यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा साफ कर दिया जाता है। अम्ल को अच्छी तरह धोकर बीजों को सुखाने के बाद बुआई की जाती है। ठीक है। धनिया के बीजों की दराई करके 2 दालों के अलग अलग कर दिया जाता है, जिससे बीज कम लगता है और बुआई भी एक साथ होती है। लहसुन के सल्क भी अलग अलग करके बोए जाते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है। रागी, तिल, तंबाकू के बीजों को छोटे होने के कारण में मिट्टी या बालू मिलाया जाता है ताकि मात्रा अधिक होने से आसानी से बुआई कर सकें। उनका बीज छोटा होता है तो उसको बोने में कठिनाई होती है, तो अच्छी तरीके से बोने के लिए क्या है, उसमें हम बालू को, रेत को मिला लेते हैं। अगला कीट, व्याधि और बीमारियाँ, ये जैसे रखा है, इसके लिए भी हम ट्रीटमेंट करते हैं कीट और बीमारी के लिए। गन्ने के सेट में अधिकतर सफ़ेद चींटियाँ लगती हैं, इसके लिए इन्हें यहाँ पे BSC नहीं होना चाहिए। ठीक है। हम अन्न से भी इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कार्बेंडाजिम है, ठीक है, अग्लॉल वगैरह, इनसे ट्रीटमेंट कर लेते हैं। या अन्य हमारे प्लांटावेक्स, बीटावेक्स, कुछ अन्य इंसेक्टिसाइड्स और कुछ फंजीसाइड्स होते हैं, उनसे हम इसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। यहाँ BSC तो बंद हो गया है, BSC हम यहाँ नहीं करेंगे, इसको काट देंगे। ठीक है। BSC को काट देंगे। चलिए, कुछ बीज जनित जो सीड बोर्न बीमारियां भी होती हैं, इसके लिए बीजों को थायरम, कैप्टान या मैंकोजेब, कार्बानडाजिम, कैप्टोफोल आदि से उपचार किया जाता है। कुछ हमारे सीड में जो है पैथोजेंस होते हैं, ठीक है, बीज जनित बीमारियां होती हैं, तो उनसे बचने के लिए हम बीजों को जो है थायरम, कैप्टान या मैंकोजेब, कार्बानडाजिम से ट्रीटमेंट देते हैं ताकि ये जो बीमारियां हो वो ख़त्म हो जाएं। ठीक है। धन्यवाद आप सभी का। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं।